एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का आपने फॉर्म डाल लिया होगा या आपने फॉर्म डाल रहे होंगे। 22 फरवरी तक लास्ट डेट है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं डाला तो फॉर्म को डाल लीजिए। आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सारे जितने भी रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से उसके रिवीजन कर लेंगे। और आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, तो आपके बहुत ही अच्छे स्कोर आएंगे और रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी के लिए सीरीज स्टार्ट मैं कर रहा हूं। तो एक एक करके हम लोग सारे प्रैक्टिस कर लेंगे और जितने भी रेलवे ग्रुप डी में आए हुए सवाल है मैथ के, उसको हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी दबा लीजिएगा और व्हाट्सएप को जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाइएगा। तो आइए हम इसको सीरीज को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 136 और 204 का महत्तम समापवर्तक 68 है। इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कह रहा है कि दो संख्याएं हमको दी गई है, दो संख्याओं में से एक संख्या का मौसा हमको दिया गया है और हमको लसा पूछ रहा है कि लसा बताइए कि लसा कितना होगा। ऐसे सवाल रेलवे में बहुत ज्यादा आता है, रेलवे ग्रुप डी में। तो हम इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आएंगे इसको। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, जब ऐसे सवाल जब आते हैं तो आपको पता है कि एक रूल होता है। आपको ये रूल नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम आपको ये रूल बता देते हैं और इस रूल के सहारे हम लोग सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं तो एक रूल है। रूल को आप लोग अभी याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने साइड की कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके नोट कर लीजिएगा। तो इसका क्या रूल है कि लिखा होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा इंटू लसा, ठीक है, यही होता है मौसा इंटू लसा। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि ये पहली संख्या हो जाती है और ये दूसरी संख्या हो, तो इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करना रहता है, गुणनफल करना रहता है। तो पहले लिख लीजिए 136 इंटू 204, ठीक है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो संख्या गुणनफल की जगह पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसा बराबर होता है मौसा पर कितना दिया गया है 68 और लसा इसका कितना दिया गया है, तो लसा देखेंगे, आपको लसा ही तो निकालना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 68 दूना कितना हो जाता है 136 हो जाता है और 204 का अगर 2 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 408 और यही किसके बराबर हो जाएगा, हमारे लसा के बराबर होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर कैट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप के सवाल रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको इस टाइप के सवालों के लिए एक नोट्स अलग से बना लीजिए और जो जो भी क्वेश्चन करवाता जाऊंगा उसको आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि एक दिन आपका सारे मैथ का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और रेलवे ग्रुप डी में एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर पे हम क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर की हम लोग चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है कि अमित 8640 की वस्तु बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इन वस्तुओं को 8280 में बेचता है तो उसे कितने परसेंटेज का लाभ होता है। इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन को कैसे करना रहता है, तो मान लीजिए 20 सबसे पहले यहां पकड़ना रहता है कि कितने परसेंट का वो लाभ कमा रहा है। तो लाभ में देखेंगे तो लाभ वो कमा रहा है कितने का, 20% का वो लाभ कमा रहा है। 20% का क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा है। तो अब यदि इस तरीके के देखेंगे तो इसको आसान करने का क्या तरीका होता है, यहां पे लिखा जाता है 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100। 20% का मतलब क्या होता है 20/100। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 आ जाता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नीचे आता है ये होता है क्रय मूल्य। ये क्या होता है, ये होता है क्रय मूल्य। और जो ऊपर आता है ये कितना होता है, लाभ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का क्रय मूल्य हो गया और ऊपर का लाभ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि अमित 8640 रुपए की वस्तु बेच रहा है, तो बेचने का कार्य हो रहा है यानी कि विक्रय मूल्य है।
तो हमको भी यहां से विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो ये बताइए, क्रय मूल्य हमारा 5 रुपया है और लाभ हमारा 1 रुपया हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये बताइए। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही तो होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो 5 और 1 6, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 6। लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 8640 है। एक्चुअल में कितना है 8640 है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, 2 और 6 आएगा, ठीक है। फिर कितना करेंगे कि 8 6 चौको 24, ठीक है, 6 चौको 24, 2 और 4 बचेगा, फिर 2 चौको 6 चौको 24 और 0, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 1440, 1440 आ गई। तो 5 की भी निकालेंगे, देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1440। तो हमारा क्रय मूल्य है कितना, क्रय मूल्य हमारा 5 है, तो 5 की निकालते हुए इधर आएंगे तो कितना आ जाएगा 1440 गुणे 5। अब इसी को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा, ठीक है, और 5 चौको 20 और 2 22 आ जाएगा, और 5 और 2 7 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो है क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 7200 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं नजर आने वाली है, एक एक चीज एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझाते हुए चल रहा हूं। अब जो ये क्रय मूल्य आ गया, तो अब ये सवाल कह रहा है कि अब इसके सवाल कह रहा है कि अगर इन वस्तुओं को 8280 रुपए में बेचते हैं तो उसे कितने परसेंटेज का लाभ होता है। देखिए ये रेलवे ग्रुप के बहुत एक तरीके से टफ सवाल है, अगर इन सवालों को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके रेलवे ग्रुप सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है कि यदि वो इन वस्तुओं को 8280 रुपए में बेचता है, खरीदा कितना है 7200 में, बेच कितना रहा है 8280 रुपए में, तो लाभ हमको कितना हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है। तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं हम एसपी हो गया सेलिंग प्राइस माइनस जो आ गया माइनस सीपी सेलिंग प्राइस, यानी कि कास्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितने है 8280 और क्रय मूल्य कितना है 7200। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0801, यानी ये हमारा लाभ निकल के आ गया 1080 रुपया। परसेंटेज लाभ कैसे निकालोगे, तो लाभ का परसेंटेज बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 7200 गुणे 100। देखिए परसेंटेज लाभ के लिए क्या होता है, ऊपर लाभ लिखा जाता है लाभ बट्टे नीचे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ कैसे निकालोगे क्रय मूल्य पे ही तो निकालोगे, तो क्रय मूल्य नीचे आएगा ऊपर लाभ आएगा गुणे 100 कर दोगे। इसको सॉल्व करो तो 2 0 से 2 0 कट जाता है, फिर 12 छक्के 72, 12 9 108, फिर इससे 6 से काटोगे तो 15 छक्के 90, यानी कि आंसर आ जाएगा 15%। कितना आएगा आंसर 15% आएगा, और 15% का मतलब बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को अगर समझ पा रहे हैं, इसको नोट डाउन भी करते रहिए, काफी बेहतरीन तरीके से मैं समझा भी रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक कंपनी द्वारा वर्ष 2016 की तिमाही में पेंट की विभिन्न रंगों की बिक्री को दर्शाता है। यदि पेंट रंगों की कुल बिक्री 2,16,000 है तो सियान की रंग की बिक्री कितनी है। सिंपल तरीका है, इसको सॉल्व करने का एकदम बेसिक तरीका, और रेलवे ग्रुप में सवाल भी भर भर के आते हैं। सबसे पहले जोड़ लो कितना परसेंटेज हो, 30 30 60 60 30 90 और 10 100, यानी कि 100% जो है कितना है, कुल बिक्री कितनी 100% की हुई, और रुपया में कितनी की है 2,16,000। अब क्या कह रहा है कि सियान, अब सियान कितने का है, सियान यही वाला है 10 वाला, यानी कि अगर 100% का वैल्यू इतना है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, बस इतना ही होगी, यानी कि 2,16,000। 2,16,000 कहाँ है पे, ये फार एप्पल, ये इसका सही। देखो ये बेहतरीन तरीका होता है, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन करने जाओगे तो फंस जाओगे, इस तरीके से करोगे तो फटाफट सवाल आपके हो जाएंगे। तीसरे के बाद हम चौथे सवाल पे चलते हैं। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है, 120 और 280 का लौसा ज्ञात कर दीजिए। अब 120
और 280 का लॉसर कैसे ज्ञात करना आता है आपको तो ये तरीका पता ही होगा। इस तरीके से आप लोग निकालते होंगे, मुझे जहां तक भरोसा है आप लोग इसी तरीके से यह लॉसर निकालते होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको बेहतरीन तरीका आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि जो इसका लॉसर है वो कितना है, 280 है। हमने मान लिया भी कि जो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या उसी को हमने लॉसर मान लिया, कितना है, 280 है। अब इस 280 को तोड़ना शुरू कर दो। तोड़ोगे तो कैसे आएगा, तो यहां पर देखोगे 70 गुणे 4। देखो मैं सिखा रहा हूं, इस चीजों को समझ गए तो इस तरीके से लॉसर निकालना बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक होती है लॉसर निकालने की। आपको ये तरीका पता है, लेकिन ये तरीका भी सीख जाओगे तो बहुत ही मजा आएगा फटाफट करने का। पहले सीख लो। अब जब ये 70 आया है तो 70 को क्या लिख सकते हैं, तो 35 गुणे 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। और इस 35 को 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो इसमें जो है वो इसमें कौन सी वो संख्या नहीं है, तो 120 में देखोगे, 120 में 40 गुणे 3 का ये क्या है, 120 है, 40 गुणे 3 का है। तो अब पाओगे, देखो यहाँ पे 5 दूना 10, चौको 40, 40 तो इसमें समाहित है लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो यही क्या किया जाता है, 3 का इसमें गुणा कर दिया जाता है। इसी में 3 का और क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 3 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसी में मान लो 280 है और इसी 280 में आपको 3 का क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, फिर 8 तरीके 24 आएगा और 3 दूना 6 और 2 8 आएगा, यानी कि 840 रुपया। यानी कि कौन सा आ जाएगा इसका, 840। ए फॉर एप्पल वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब तरीके होते हैं आपको फटाफट कैलकुलेशन करने की और लॉसर निकालने की। फटाफट एक तरीका, टेक्निक असली मेथड यही होता है। आप इस तरीके से करते हैं कोई भी बात नहीं, आपको आता होगा ये तरीका, लेकिन जब इस तरीके को सीख जाओगे ना फटाफट निकालोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो भी आता होगा इसमें हम कुछ नहीं कहने वाले, आपको मेरा काम है सिखाना, जो चीज आप समझ जाए। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, उसके पहले 2 विषयों का औसत अंक 65 है, उसके अंतिम 2 विषयों का औसत अंक 85 है, उसके तीसरे विषय में कितने अंक है। अब यहाँ साफ तौर पर कह रहा है कि 5 विषयों का, यहां पे साफ तौर पे कह रहा है कि 5 विषयों का औसत अंक कितना है, 75 है। तो हम कह रहे हैं कि 5 विषयों में औसत अंक 75 है, तो टोटल निकाल लो। तो 5 गुणे 75, 5 गुणे 75 निकाल लो, तो कुल अंक कितने का, कुल औसत अंक कितने आ जाएंगे, तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 2 37, यानी कि 5 विषयों के कुल अंक कितने हो गए, 375। और 2 विषयों का औसत अंक कितना दिया है, तो 2 गुणे 65 बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूना 20, 130। ठीक है, उसके बाद अगले 2 का कितना दिए का है, 85। तो 8 दूना 16 और 1 17, यानी कि 100 इतना रुपया हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 300 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 300 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 5 का कुल अंक 375 है और इन दोनों चारों का मिला के कितना है, 300 है। तो 375 माइनस 300 करोगे तो कितना आ जाएगा, 75, और यहां पर जगह सी फॉर कैट हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, चीजों को समझते हुए चल रहे हो। हम यहाँ पे 5 का टोटल अंक निकाल दिए, फिर कह रहे उसके पहले 2 विषयों का औसत, यहां से पहले 2 का निकाल लिए, फिर उसके अंतिम 2 विषयों का निकाल लिए, सबको जोड़ दिए, उसी में से जो 5 में से 4 घटाओगे तो एक अपने आप निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा सवाल है छठा नंबर में कह रहा है कि 66 मीटर की दूर एक टावर के शीर्ष से एक इमारत की आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर कितना ऊंचा है। अब ये सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि 66 मीटर दूर, अब ये कह रहा है कि 66 मीटर दूर एक टावर के, यहाँ पे कोई टावर है, टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार, एक इमारत कोई छोटा सा है, इस आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ से अवनमन कोण अगर इमारत के शीर्ष से तो इसे आता है, और ये कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। टावर कितना ऊंचा ये पूछ रहा है। अगर ये बताओ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये इसके समांतर हो गया, तो ये भी कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। 66 मीटर दूर है, ये 66 मीटर कह ही रहा था, तो इसको हम लोग नोट कर लिया। और टावर कितना है, यानी इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा समझ जाइए। यहां पे आएंगे, ये 90 डिग्री का होता है,
ये आपका 30 डिग्री का होता है और ये आपका कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐसे सवालों में 30 के सामने क्या होता है, ए होता है। ऐसे सवालों में 30 डिग्री के सामने का भुजा ए होता है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाता है, ए करड़ी में 3 हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2a हो जाता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाता है, 2a हो जाता है। तो यहां पे देखेंगे 66 किसके बराबर दिया गया, ए करड़ी में 3 के, यानी कि ए करड़ी में 3 बराबर कितना हो गया, 66। तो हमको किसका सामने का चाहिए, यही टावर को चाहिए, यही तो चाहिए, ए वाले चाहिए। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 बटे करड़ी में 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा कर दो तो नीचे कितना आ जाएगा, 3, और इसी से इसको काट लो, 22 आ जाएगा। यानी कि सही आंसर कितना हो जाएगा, 22 करड़ी में 3। और 22 करड़ी में ऑप्शन में कौन सा है, बी फॉर बाहुबली। तो इन सब तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। एक बार और समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता देता हूं कि जब ऐसा एंगल बनता है तो 30 डिग्री के सामने भुजा ए होती है, और 60 डिग्री के सामने भुजा ए करड़ी में 3 होती है, 90 डिग्री सामने भुजा 2a हो जाती है। फिर ऐसे ही तरीके से यहाँ पे मैंने बताया है, अगर 30 डिग्री अवलंबन कोण था तो स्वाभाविक सी बात ये दोनों समांतर है, भी 30 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी देख लीजिए, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का तो रहता ही है, तो फिर ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। चीजों को समझते हुए चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहां पे कह रहा है कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी टंकी को भर सकते हैं। तो साफ तौर पे देख लीजिए कुल टंकी की कैपेसिटी कितनी है वो देख लीजिए। तो कुल टंकी की कैपेसिटी देखेंगे तो 44 गुणे 21, ठीक है, एक टोटल कैपेसिटी आ जाएगी टंकी की। भाई 44 पाइप है और 21 घंटे कार्य कर रहे हैं, भर सकते ऐसे 5 टैंक। अब आप कह रहे हैं ऐसे ही 5 टैंक चाहिए, इसी में 5 से गुणा कर दीजिए। के लिए 55 पाइप कितने घंटे लगाएंगे, तो बराबर करके 55 पाइप लगा के टी लगा दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 21 चौको 84 बराबर टी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, इसका भी सही ऑप्शन है। चीजों को समझते हुए चलिए, भाई 44 पाइप थी, 21 घंटे काम कर रहे थे, अब ऐसे ही 5 पाइप और लगा दी तो 5 गुणा कर दीजिए, बराबर में 55 पाइप टी समय में भर देंगे। इसी कैलकुलेशन कर दिया, आ गया। देखिए वीडियो अच्छी लगती रहेगी तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि 192 और भंगे 2 का पावर 4 गुणे 3 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका, ये तो आपको पता ही होगा। इसी भाग है तो नीचे ला लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से यहाँ पे गुणे 3 है प्लस 3 है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अब 16 का भाग करेंगे 192 में तो 16 दाम में 160 और 16 दूना 32, यानी कि 12 में चला जाएगा। फिर 12 यहाँ कितना आ जाएगा, 36 और प्लस 3 39। देखिए ये कैलकुलेशन की टेक्निक है, इसको फटाफट करते चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। बी फॉर बाहुबली, फटाफट इसका आंसर आएगा। इसमें ज्यादा टाइम आपको देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते नहीं कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अगला सवाल है कि यम 15% एन के 75% के बराबर है। तो यम का देखिए, यम का 15% यन के 75% के बराबर है। तो अच्छा, यन की वैल्यू भी दे रखा है 1280 इंटू 75%। तो फिर यम की वैल्यू निकालना है। तो देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज काट दीजिए, इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहां से देखिए 15 कम 15, 15 75, और फिर इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 पचे 40 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 4 14 आ जाएगा, और 5 और 1 6 आ जाएगा, यानी 6400। डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। यही तरीका होता है, आपको पता है ये सब तरीका, नहीं पता है तो चीजों को सीख लीजिए, कैसे कैसे मैंने कैलकुलेशन करते हुए चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करते रहिएगा। और ये लास्ट सवाल है, इसको होमवर्क करके लाइएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको चीजों को समझा दूंगा, नहीं तो बता ही दे रहा हूं, अगला होमवर्क दे देता हूं। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखिए यहां पर लिखा है कि माध्यिका ज्ञात करने की। तो सबसे पहले इसका सिंपल सा तरीका होता है, इसमें गिन लो कितनी संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए 15 संख्याएं दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को हम इधर रखेंगे, 7 को इधर रखेंगे, और बीच में जो संख्या आएगी उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, उसी को हम मान लेंगे वही हमारी माध्यिका है।
लेकिन एक ध्यान रखना है कि इसको जो सजाना है संख्या को, या तो आरोही में सजाओ या तो अवरोही में सजाओ। अवरोही या अवरोही दो में सजाओगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो आपको गलत आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो सबसे छोटा 12 है, ठीक है, तो 12 लिख लेते हैं दो जगह। 12 से बड़ा देखेंगे तो कौन सा है, 12 से बड़ा 21 है, और 21 तो कहीं है नहीं, तो फिर 21 लिख लेते हैं। 21 से बड़ा देखेंगे तो 23 है, 23 है, 23 है, 3 जगह 23 है, तो 3 जगह 23 लिख दिए। 23 से बड़ा देखते हैं तो 23 से बड़ा क्या निकल के आ रहा है, एक 53 आ गया, फिर से एक और 53 आ गया। 23 से बड़ा 53 और 53। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि पूरा लिखना है, हम कह रहे हैं 7 को छोड़ के 8वीं हमारी होनी, 7 के बाद 8वीं हम लोग देख लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं आ गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका है, यानी कि सी फॉर कैट। ये नहीं कि हमको पूरा लिखते हुए जाना है, बस हम इसीलिए समझाया कि आधा इधर आधा इधर, बीच वाला क्या हो जाएगा, हमारी माध्यिका निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं कि आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का आंसर कितना आता है। और इस तरीके के सवालों को जब आप लगा लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आपका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में तो निश्चित तौर पे हो ही जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और रेलवे ग्रुप डी में मेरे साथ जुड़ा के सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना, इसी तरीके से तभी मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन उससे भी जुड़ जाइए। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।